हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट 8 यानी कि हमारा आखिरी यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये यूनिट 8 आपका जो है इट इज़ अबाउट पैलाइनोलॉजी। पैलाइनोलॉजी मतलब पॉलन ग्रेन की स्टडी। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी जो है उसी को हम लोग इस ब्रांच ऑफ साइंस को पैलाइनोलॉजी कहते हैं। और इस यूनिट में हमें जितना भी डिस्कशन करना है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन से रिलेटेड होने वाला है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था बच्चों कि ये जो यूनिट होगा इसमें हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में बड़े आराम से सारे पार्ट्स क्या है, लेयर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 8 यानी कि पैलाइनोलॉजी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस यूनिट से हमारे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस यूनिट का। और सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन प्रोटोप्लास्ट इज। जो पॉलन ग्रेन का प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा होता है। हाँ, तो प्रोटोप्लास्ट पहले क्या होता है बच्चों। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो हम लोग साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बट एक कंडीशन है कि साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल, जब उसमें सेल वॉल ना हो तब उस सेल को हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा मतलब सेल पूछ रहा है कि जो पॉलन ग्रेन का सेल है वो कैसा होता है। ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियस के बारे में और साथ में बड़े होते हैं, पोरस होते हैं कि मल्टी की यूनिन्यूक्लिएट। न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस का होना। अब पूछा यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं। यूनि का मतलब होता है 1, मल्टी मतलब ढेर सारे। तो कितने न्यूक्लियस एक पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाते हैं। लार्ज तो कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट तो बहुत बड़ा तो होता नहीं है, पोरस भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो में से कुछ एक होगा। तो पहले इससे जानने से लिए हम लोग को यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो जानना होगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लास्ट के यूनिट 7 में भी बताया था बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन होता है इसके 2 लेयर जो है वो पाए जाते हैं। जो बाहरी लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन और जो अंदर वाली लेयर होती है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ठीक, ये जो एक्साइन होती है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे जो मैं चीजें बता रही हूँ, ये आपको आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें काम देगा। तो जो बाहरी लेयर एक्साइन होती है बच्चों, ये क्या होती है, ये केमिकल की बनी होती है जिसको हम लोग स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं। जबकि जो इंटाइन होता है ये 2 मटेरियल से मिलकर बनता है। पहला है पेक्टिन और दूसरा है सेल्यूलोज। ठीक है, इन 2 चीज़ों से मिलकर हमारा ये इंटाइन जो है वो बनकर तैयार होता है। एक्साइन तो बच्चे याद कर लेते हैं, स्पोरोपोलिनिन केमिकल सब्सटेंस, लेकिन इंटाइन उनको भूल जाता है। तो इंटाइन का जो लेयर है किसका किसका मिलकर बना है वो आप ध्यान देंगे। तो पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। अब जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने एक जगह एक्साइन नहीं बनाया है। ठीक है, ये वो जगह है, देखिए यहाँ पे मैंने एक्साइन नहीं बनाया है। इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ये वही जगह होगा जहां से पॉलन ट्यूब बनकर तैयार होता है जब वो एक स्टिग्मा के सरफेस तक ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा। बट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान देंगे कि जो पॉलन ग्रेन है उसमें शुरू में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे चल के इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस भी यहाँ पे इसको वेजिटेटिव को बोलते हैं। तो ये 2 तरह के न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है, बट शुरू में जो ये पॉलन ग्रेन है इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब ये जर्मिनेट करता है, जब ये पॉलन ट्यूब से बनाता है, स्टिग्मा तक जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, तब कई बार ये 3 सेल्ड भी हो जाता है जहाँ पे ये जनरेटिव सेल के अंदर 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। याद करिए यूनिट 7 में मैंने आपको ट्रिपल फ्यूजन बताया था, सिंगामी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें से 2 मेल गैमेट ही होते हैं जो पॉलन ट्यूब बनकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, है ना। तो 3 सेल्ड कंडीशन भी होती है। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर 1 सेल या 1 न्यूक्लियस हो सकता है, 2 न्यूक्लियस हो सकता है और 3 न्यूक्लियाई भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम 3 सेल्ड कंडीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कंडीशन आ रही है, एक तो 1 न्यूक्लियाई और एक 2 न्यूक्लियाई। 3 सेल्ड कंडीशन होती है तो वो बाद में डेवलप होती है जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। जब लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि पॉलन ग्रेन का प्रोटोप्लास्ट में कितना यहाँ पे पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि शुरू में एक ही न्यूक्लियाई होता है और ऑप्शन में बाई न्यूक्लिएटेड दिया नहीं है, तो हम लोग इस पे जाएंगे। ठीक है, कि यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है, आगे चल के
दो न्यूक्लियस हो जाता है, बट बाई न्यूक्लिएटेड है नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा ये, ठीक है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म जो है पॉलन ग्रेन का, वो उसके अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, मतलब वही प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहा है, तो इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा होता है? स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है कि विटामिन होता है? क्या है जो इसके अंदर भर भर की मात्रा में जो ये पाया जाता है? तो बच्चों ये जानते रहेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब आप बोलेंगे मैम कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बच्चों आप लोग ने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक, जैसे कि सेल्यूलोज, ये सारे क्या हैं? ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ही तो टाइप है ना। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ठीक, और लैक्टोज हो गया, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपको स्टार्च मिल जाएगा कि स्टार्च है। प्रोटीन तो दूसरा टाइप होता है, तीन ही तरह के जो मटीरियल है ज्यादातर वो किसी भी प्लांट या एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन्स और तीसरा होता है फैट्स, ठीक है, यही तीन चीजों से मिलकर कोई भी मटीरियल बनता है, ठीक, यही प्रोटीन से ही आगे चल के क्या बनता है? इसी से विटामिन बनता है, ठीक, ये चीजें हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है ये स्टार्च, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वॉल है पॉलन ग्रेन की उसको और क्या बोला जाता है? वॉल जो है पॉलन ग्रेन की उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे इज कॉल्ड एज, तो बच्चों ये हम लोग ऑलरेडी जान गए हैं कि जो भी पॉलन ग्रेन है उसका जो बाहरी लेयर है, वॉल मतलब क्या होता है? बाहरी पार्ट है ना, वॉल कभी अंदर वाले पार्ट को तो बोलेंगे नहीं, तो वॉल जो है पॉलन ग्रेन का उसको हम लोग स्पोरोपोलिनिन बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक, नहीं, स्पोरोपोलिनिन कैसे बोलेंगे? वो तो उसके अंदर का मटीरियल है ना, तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो तो एग्जाइन में पाए जाने वाला मटीरियल है, तो एग्जाइन जो है वो आउटर लेयर है ना, और जो अंदर की लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ये दो लेयर है, बट यहाँ पे ना तो एग्जाइन है ऑप्शन में, ना तो इंटाइन है, तो यहाँ पे जो वॉल है पॉलन ग्रेन की उसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, स्पोरोडर्म। डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, मतलब बाहरी लेयर, तो डर्म मतलब हो गया स्किन या वॉल, स्किन बोलिए या वॉल बोलिए, तो डर्मा मतलब वॉल, और स्पोर मतलब यहाँ पे स्पोर दो ही तो होते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, तो स्पोर हमारा क्या है? यहाँ पे पॉलन ग्रेन को कहा जा रहा है, तो स्पोरोडर्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं पॉलन के वॉल को? स्पोरोपोलिनिन तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये एग्जाइन में पाए जाने वाला केमिकल है, वॉल को नाम नहीं दिया गया स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्टोमियम भी नहीं बोलते, टैपेटम भी नहीं बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म, ठीक है, तो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन को स्पोरोडर्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटाइन जो है इसका नेचर कैसा है? इंटाइन जो है जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर की वॉल है, इसका नेचर कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ रहा है स्टार्ची होता है, पेक्टोसेल्यूलोजिक होता है, पैरेन्काइमेटस होता है कि एपिडर्मल होता है? अब जरा याद करिए, अभी जो मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने साफ साफ बताया है बच्चों कि जो इंटाइन होता है, ठीक है, जो मतलब अंदर वाली लेयर है, ये यहाँ पे एग्जाइन तो बता दिया, स्पोरोपोलिनिन का बताया, और ये भी बताया बच्चों कि इंटाइन जो है इसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक होता है पेक्टिन और दूसरा होता है सेल्यूलोज। अब जरा ये ढूंढिए, आपको ऑप्शन में मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है पेक्टोसेल्यूलोज लिखा है, मतलब दोनों को साथ में कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। देखिए पेक्टो मतलब पेक्टिन और सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज, तो पेक्टोसेल्यूलोजिक का भी मतलब वही हो गया, तो इंटाइन इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेक्टोसेल्यूलोजिक, ये हो जाएगा। बच्चों ये यूनिट थोड़ी आसान है, इसमें आपको बस थोड़े बहुत टर्म्स पता हो, आप यहाँ से क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे, तो जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको ढंग से कर ले जाएगा, आप यहाँ से कर ले जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट और बड़े यूनिट है वहाँ से जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, जैसे कि यूनिट 6 और यूनिट 7 है ना, ये सब बड़े यूनिट्स है बच्चों, रिप्रोडक्टिव बॉटनी वगैरह जैसे हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि वो बड़े यूनिट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक, इससे पहले वाला हो गया क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाइन जो है किसका बना हुआ है? अब देखिए एग्जाइन किसका बना है तो ये हम जान चुके हैं भाई, वो एक ही केमिकल है जो कि इसके अंदर पाया जा रहा है,
हाँ, तो वो है हमारा वैस्कुलर स्ट्रैंड। तो होगा नहीं, वैस्कुलर स्ट्रैंड मतलब क्या, जाइलम फ्लोएम की बात कर रहा था, जाइलम फ्लोएम कहाँ गया भाई, पॉलन ग्रेन में। पैरेन्काइमा है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, और यहाँ पे दिया है स्पोरोपोलिनिन। तो किससे मिलकर बना एग्जाइन, स्पोरोपोलिनिन से। ये एक ऐसा केमिकल है बच्चों, ये मैंने लास्ट के यूनिट में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि ये जो ऐसा केमिकल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये आसानी से खराब होने वाला केमिकल नहीं है। इसको आप यहाँ पे कितने सालों साल तक ये जिंदा रह सकता है बिना खराब हुए। आज हमारे पास उस प्लांट के भी पॉलन ग्रेन है जो कि कई साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट उनके पॉलन ग्रेन आज भी हमारे पास हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है ये स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन जो कि इन एग्जाइन में पाया जाता है, और ये वो केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसीलिए आज इनका पॉलन बैंक जो होता है, पॉलन बैंक वो जगह होती है बच्चों जहाँ पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको पॉलन बैंक बोलते हैं। तो पॉलन बैंक में ढेर सारे ऐसे पॉलन ग्रेन को रखा गया है, और इसके पीछे का रीजन है स्पोरोपोलिनिन, ठीक। चलो, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिनिन जो है ये प्रिजर्व करता है पॉलन ग्रेन को कि वो एक फॉसिल के तौर पर बच पाए, माइक्रो फॉसिल्स के तौर पर, एक छोटे लेवल पे फॉसिल्स के तौर पर। फॉसिल किसको बोलते हैं बच्चों, फॉसिल हम हर उस प्लांट को बोलते हैं जो कि डेड हो चुका है, जो कि मर चुका है, ठीक है। तो डेड रिमेन्स जो होते हैं, बचे कुचे शेष पार्ट, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल कह लीजिए, दोनों के केस में ये जो डेड पार्ट्स बचते हैं उसको फॉसिल कहा जाता है। अब ये जो अगर हमें चाहिए कि भाई फॉसिल के तौर पर क्या पॉलन ग्रेन नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल रखा जा सकता है। हम ये जान सकते हैं भाई कि ठीक है, भले वो प्लांट आज के 100 साल पहले विलुप्त हो चुका हो, लेकिन आज हमारे पास उसका पॉलन ग्रेन है, उसके बचे कुछ शेष पार्ट बचे हैं, तो वो एक तरह का क्या हुआ, फॉसिल ही तो हुआ। तो बिल्कुल हमारा पॉलन ग्रेन एक माइक्रो फॉसिल की तरह काम कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट पूछ रहा है ट्रू है फॉल्स है, या तो ईदर A2, मतलब क्या ये होगा या ये हो सकता है, या तो नीदर A2। ईदर मतलब इन दोनों में से एक, नीदर मतलब इन दोनों में से कोई नहीं, नीदर मतलब नहीं, और ईदर मतलब दोनों में से कोई एक। तो बच्चों या तो ये ट्रू ही होगा या तो फॉल्स ही होगा, दोनों कैसे हो सकता है ना। कोई स्टेटमेंट, ये बहुत ही जनरल सी बात है, भले ही कंफ्यूज करने के लिए 2 और ऑप्शन दे दिया है, बट कोई भी चीज़ या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, दोनों कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे जानते रहेंगे, स्टेटमेंट से अभी तक पता ही चल गया होगा कि बिल्कुल एक स्पोरोपोलिनिन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन को एक माइक्रोफॉसिल के तौर पर प्रिजर्व होने देता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये जो सब्सटेंस है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू होगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाइन जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एग्जाइन जो है उसको भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ बच्चों कि हमें ये पता है कि जो पॉलन की वॉल है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन, है ना। ये 2 लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ यही 2 पार्ट में बांटा गया। आगे चल के एक्साइन को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है आपका एक्जेंटाइन और एक है इंटेंटाइन, ठीक है। तो इनको फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। तो ये यहाँ पे जानते रहेंगे कि इनका 2 और डिवीजन भी हुआ है एक्साइन का, आगे इनको 2 फर्दर पार्ट में और बांटा गया है, ए और बी, एक्जेंटाइन और इंटेंटाइन। तो यहाँ पे ये जानते रहेंगे बच्चों कि डिवीजन इसके बाद एक्साइन का और फर्दर 2 पार्ट में हुआ है, इंटाइन का नहीं हुआ है लेकिन एक्साइन का हुआ है। तो यहाँ पे एक्जेंटाइन और इंटेंटाइन यहाँ पे बना है, इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है कि एक्साइन को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो ट्रू होगा ये आंसर इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंटाइन। तो देखिए ये आ गया है कि भाई एक्साइन जो है इसका एक पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे एक्टेक्सटाइन है, ठीक। तो यहाँ पे एक्टेक्सटाइन जो है हमारे पास, वहाँ पे ये जो है पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, मतलब इनमें से एक्टेंटाइन का भी कौन सा ये पार्ट है जो कि इन चारों में पाया जाता है। मतलब आगे चल के जो ये लेयर है जो कि एक्साइन का भी एक पार्ट है, इसमें भी 2-3 लेयर अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जानते रहेंगे बच्चों कि इसमें यहाँ पे आपका बैक्यूला पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ है बैक्यूला,
ये इसमें पाया जाता है। इसके अलावा दो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको और भी 2-3 कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट बैक्यूला भी होता है। तो ये जानते रहेंगे कि जो एक्साइन का एक पार्ट है एक्टेक्स्टाइन, यहाँ पे आपको बैक्यूला देखने को मिलेगा। एंडोथीशियम, टैपेटम या एपिडर्मिस, ये सब आपके पॉलन वॉल जो है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं बच्चों, है ना, उसके ये सब हिस्से हैं, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस आता है, फिर एंडोथीशियम आता है, फिर तीसरे पे आता है मिडल लेयर, और चौथे पे आता है ये टैपेटम। टैपेटम न्यूट्रिशन देने का काम करता है पॉलन ग्रेन को। तो ये सब पॉलन ग्रेन के पार्ट नहीं है। पॉलन ग्रेन का जो बाहरी लेयर है एक्साइन, उसमें भी जो उसका भी एक पार्ट है एक्टेंटाइन, उसमें बैक्यूला पाया जाता है। तो इसमें आपको आंसर मिल गया होगा कि इसमें बैक्यूला जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब ये सब सेक्शन जो इसके डिवीजन है उसको आपको याद करना होगा कि दो पार्ट है एक्साइन और एक्टाइन। एक फ्लो चार्ट जैसा बना लेंगे तो ये यूनिट आपका तैयार हो जाएगा कि भाई एक्साइन और इंटाइन है। एक्साइन जो है हमारा स्पोरोपोलिन का बना है, इंटाइन जो है हमारा वो पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना है। एक्साइन को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया, एक्टेंटाइन और इंटेंटाइन। उसमें भी जो एक्टेंटाइन है वो देखिए यहाँ पे आपके पास जो एक्टेंटाइन है एक्टेक्साइन, ठीक है, एक्टेक्साइन है और एक एक्सेंटाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें भी एक पार्ट और पाया जाता है बैक्यूला, ये भी याद रखेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका एक फ्लो चार्ट बना के इस यूनिट को तैयार कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैलाइनोलॉजी। बच्चों यूनिट का नाम ही है पैलाइनोलॉजी। तो पैलाइनोलॉजी में हमने क्या देखा, भाई ये वो ब्रांच है साइंस की जो पॉलन ग्रेन की स्टडी कर रहा है ना। तो ऑप्शन में है स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। बच्चों मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी अपीयरेंस, देखने में कैसा है, और एनाटॉमी मतलब होता है अंदर से कैसा है। तो यहाँ पे है कि स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन। तो क्या हम पॉलन ग्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं इसमें। दूसरा है क्या एंथर को स्टडी करते हैं, तो एंथर तो है नहीं, इतना तो पता है पॉलन ग्रेन की स्टडी है ना। तीसरा है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो मतलब मॉर्फोलॉजी में भी जो बाहरी हिस्सा है उसको स्टडी को पैलाइनोलॉजी कहते हैं। और चौथे में दिया है स्टडी ऑफ यंग पॉलन, तो ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक होगा। तो क्या होगा, कौन सी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल की इंटरनल। तो बच्चों ये याद रखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी को, पॉलन ग्रेन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के स्टडी को हम लोग पैलाइनोलॉजी कहते हैं, ये ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए कितना कंफ्यूज किया है ना। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल कुछ नहीं होता मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल हो गया मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे एनाटॉमी की बात हो रही है, मतलब जब उसके सेल और टिश्यू को हम जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्साइन कवर्ड बाय। मतलब पूछा है कि एक्साइन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, वो किस चीज़ की होती है, ठीक। तो यहाँ पे तो भाई अभी तक हम ये जान रहे थे कि जो पॉलन ग्रेन है उसके दो ये लेयर हैं, है ना, एक्साइन और इंटाइन। अब इसके अलावा पूछा है कि इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है जो कि पाई जाती है, क्या बोलते हैं इस कवरिंग को। ऑप्शन में पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा तो भाई वो ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि स्टोरेज का काम करती है। पैरासेल्यूलोज है दूसरा। तीसरे में दिया है पॉलन, पॉलन तो होगा ही नहीं, है ना, एक्साइन कहाँ से पॉलन से कवर होगा। चौथा है पॉलन किट। तो बच्चों पॉलन किट से ये कवरिंग होती है जो कि पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर पाई जाती है, ठीक है। ये पॉलन किट होता क्या है, ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बाहर एक कवरिंग जैसा बनाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये पूरी तरह से पॉलन ग्रेन को हर जगह से पूरी तरह से घेरे हुए रहता है। तो पॉलन किट वो ऑयली सब्सटेंस होता है, इसी को पॉलन किट बोलते हैं। एक समझ लीजिए एक तेल है जिसकी एक परत चढ़ी हुई है पॉलन ग्रेन के ऊपर, उसी को पॉलन किट कहा गया है। तो एक्साइन की कवरिंग किससे हो गई, ये पॉलन किट से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये आपका इधर सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलन वायबिलिटी इज। पॉलन की वायबिलिटी क्या है, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, वायबल होने का क्या मतलब होता है। ऑप्शन में है एबिलिटी टू जर्मिनेट, दूसरा है टाइम टेकन टू मैच्योर, तीसरा है डेहिसेंस और चौथा है सेनेसेंस। तो पहले ये दो टर्म्स को जान लेते हैं बच्चों। डेहिसेंस क्या होता है, डेहिसेंस मतलब होता है यहाँ पे, डेहिसेंस मतलब होता है पॉलन ग्रेन का रिलीज होना। कहाँ से रिलीज होगा पॉलन ग्रेन, आपके एंथर से, है ना।
फ्रॉम एंथर। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो एंथर है ये कुछ इस तरह से 2 लोब में पाया जाता है जिसके नीचे ही फिलामेंट होता है। अब जब ये एंथर जो है वो ऐसे फटता है तो इसमें से जितने पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है एंथर से, इस प्रोसेस को डेहिसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेनेसेंस। तो सेनेसेंस का मतलब होता है, ये तो एकदम अलग ही टॉपिक है, इसका मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो टिश्यूज हैं जब एक समय के बाद वो मर जाते हैं उसको हम लोग सेनेसेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 2 और टर्म है कि भाई क्या होता है। अब ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, इन दोनों को पॉलन की वायबिलिटी नहीं कहते क्योंकि दोनों ही देखिए तो ये पॉलन ग्रेन के रिलीज होने को डेहिसेंस बोलते हैं। यहाँ पे पॉलन वायबिलिटी पूछ रहा है क्या है, तो पहला दिया हुआ, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है टाइम टेकन टू मैच्योर। मतलब क्या पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये वो समय है जो समय पॉलन ग्रेन लेता है अपने आप को मैच्योर करने के लिए, तो ये चीज नहीं होती है। पहले में दिया है लेकिन कि एबिलिटी टू जर्मिनेट, मतलब वो क्षमता इनके अंदर जिससे ये जर्मिनेट कर पाए। और पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो पॉलन ग्रेन था ये गया और स्टिग्मा पे पहुंचा और स्टिग्मा पे पहुंचते यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बना पाया, इसको जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन का ये पॉलन ट्यूब बनाना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एबिलिटी टू जर्मिनेट, मतलब वो जो क्षमता है पॉलन ग्रेन की जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाने की, उसको पॉलन की वायबिलिटी कहते हैं। ठीक, और ये कुछ ही समय के लिए होता है। अब जैसे सपोज करते हैं कि सबकी एक वो एज होती है जहाँ पे वो आगे कुछ कर सकते हैं, है ना, एक सबकी एक पोटेंशियल एज होती है जिसमें हम लोग मानते हैं भाई ये 20 से 30-35 ईयर्स वो एज होती है जिसमें हम कुछ अपने करियर में कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब पॉलन ग्रेन हमारे इस एंथर से निकलता है, ठीक है, और जब तक ये स्टिग्मा तक नहीं पहुंच जाता, ठीक, उस बीच के जो समय होता है उस समय को बोलते हैं, ये उस क्षमता को बोलते हैं जर्मिनेट करना। ठीक, तो जब तक ये पॉलन ट्यूब बना पाए। अब अगर वो समय निकल गया, सपोज करते हैं ये पॉलन ग्रेन इस एंथर से निकला और ये हवा में था या इंसेक्ट की मदद से एक स्टिग्मा तक पहुंचा, लेकिन वो बहुत समय बाद पहुंचा, ये पॉलन ग्रेन जो इधर से निकला वो बहुत समय बाद स्टिग्मा पे पहुंचा। अगर ये समय बहुत ज़्यादा समय ले लिया पहुंचने के लिए तो इसकी जो ये क्षमता है जर्मिनेट करने की वो खो जाती है। मतलब पॉलन की जो वायबिलिटी है, पॉलन की जो क्षमता है जर्मिनेट करने के लिए वो कुछ ही समय की होती है, बहुत समय तक की नहीं होती है। अगर उस समय के अंदर सपोज करते हैं 2-3 दिन की एक पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है, मतलब उसकी वो क्षमता है जर्मिनेट करने की, अगर वो 2-4 चौथे दिन ये जो पॉलन ग्रेन है वो चौथे दिन अगर स्टिग्मा पे पहुंचा तो सपोज ये मान लीजिएगा कि ये जो पॉलन ट्यूब है वो नहीं बनेगा, मतलब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इसीलिए पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है, जर्मिनेट करने की वो क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों यही होगा, यही कहलाती है पॉलन वायबिलिटी। और ये बहुत समय तक नहीं रहती है, कुछ ही समय तक रहती है। उस समय तक इसको कोई स्टिग्मा मिला तो बढ़िया बढ़िया बात, नहीं मिला तो समझ लीजिए उसकी काम तमाम। ठीक है, वो कुछ नहीं आगे कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है पॉलन ग्रेन को और क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर आपने इससे प्रीवियस वाला सेशन मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया है कि पॉलन ग्रेन को और क्या बोलते हैं। लीजिए आज फिर बता देती हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको बताऊंगी। ठीक, तो बच्चों सबसे पहला आता है पॉलन चेम्बर। क्या आता है, पॉलन चेम्बर या पॉलन की सैक और पॉलन सैक। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन चेम्बर या पॉलन सैक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद दूसरा टर्म आता है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है, यही तो पूछा ही गया है क्वेश्चन में, तो पॉलन ग्रेन को दूसरा जो नाम दिया जाता है वो होता है माइक्रोस्पोर। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर। ठीक, ये 2 टर्म है जो कि इधर मिलता है। इसके अलावा एक और टर्म मिलता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, ये क्या होता है, तो ये बच्चों वो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर बनने की, माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स है यहाँ पे, पॉलन चेम्बर या पॉलन सैक जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है और ये जो बनता है इस प्रोसेस को, जेनेसिस मतलब बनना, तो ये जो प्रोसेस है इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको कुछ वर्ड मिलेंगे जो कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलेंगे। तो पहला इसमें टर्म मिलता है हमें मेगास्पोरेंजियम। तो बच्चों मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। मेगास्पोर जबकि किससे बोलते हैं? मेगास्पोर हम बोलते हैं ओव्यूल, और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ओव्यूल का बनना। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म यूज होते हैं। 2 और टर्म यूज होते हैं, एक होता है मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट तब हम बोलते हैं जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने लगता है, ठीक। और बिल्कुल उसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट तब हम बोलेंगे जब इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने लगता है, मतलब डेवलपमेंट वाला जब स्टेज आता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, तब उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब अब जब जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का तो हम उसको मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर ना बोलकर, है ना। इनफैक्ट नहीं बोलेंगे उसको, माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, उस समय हम उसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो बच्चों ये सारे वर्ड डालते रहेंगे। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओवरी को बोल रहा है, यहाँ इसका कोई सैक नहीं है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पॉलन की चेम्बर या पॉलन का सैक, लेकिन मेगास्पोरेंजियम मतलब ओवरी को बोल रहा है, ठीक है। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे मेगास्पोर बन रहा है, ये जो ओव्यूल है ये बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 1 मिनट, मेगास्पोर जो है बच्चों ये ओव्यूल नहीं होगा, ये होगा आपका, 1 मिनट, ये एम्ब्रियो को बोलेंगे, ठीक है। जाइगोट या जो एम्ब्रियो इसके अंदर बन रहा है उसको हम लोग मेगास्पोर कहते हैं। देखिए मैं भी 1 मिनट के लिए गड़बड़ की ना, है ना, तो आप तो और भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मेगास्पोरेंजियम हम ओवरी को बोलते हैं, जबकि मेगास्पोर हम लोग एम्ब्रियो को बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जानते रहेंगे कि ये यहाँ पे क्या है कि पॉलन ग्रेन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। साफ साफ पता चल गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको और भी कोई वर्ड पूछ सकता है, तो ध्यान जानते रहेंगे ये सारी चीजें। माइक्रो मेल के लिए यूज होता है, मेगा फीमेल के लिए, ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर पॉलन स्पाइनी। स्पाइन्स का मतलब होता है कांटेदार। पॉलन ग्रेन कांटेदार क्यों हो जाते हैं? ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो उसका कांटेदार होने से क्या मतलब है? ताकि उसमें पॉलिनेशन आसानी से हो जाए। उससे क्या? अपीयरेंस के लिए, क्या दिखावा के लिए? नहीं। तो ये किस लिए होते हैं? ताकि ये आसानी से चिपक सके। कांटेदार देखिए जो चीज होती है वो आसानी से बॉडी पे चिपकती है ना। तो जो पॉलन ग्रेन अगर स्पाइनी है, मतलब यहाँ पे कांटेदार हो जाते हैं, तो इसका मतलब समझ जाइएगा क्योंकि ये इसलिए हो पाते हैं ताकि आसानी से इंसेक्ट्स तक की बॉडी पर चिपक पाए, ताकि आसानी से एंटोमोफिली हो पाए। मतलब पॉलन ग्रेन जब इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं। तो स्पाइनी इसीलिए ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चिनोपोडियम इज अ सोर्स ऑफ पॉलन एलर्जी। चिनोपोडियम जो है क्या ये पॉलन एलर्जी करता है? पॉलन एलर्जी मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा छींक, बहुत ज़्यादा खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब हो जाए, ठीक। कई सीवियर केस में बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि चिनोपोडियम के वजह से क्या पॉलन एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी फैलती है। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट डू द पॉलन ग्रेन कंटेन्स द मोस्ट। मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन में विटामिन, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ये मैं शुरू में बता चुकी हूँ कौन सा सबसे ज्यादा मटेरियल जो कि पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको शुरू में जब ये क्वेश्चन मिला तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट की जगह बस क्या दिया था? स्टार्च दिया था। लेकिन मैंने ये शुरू में ही बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च, है ना। तो यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाएगा पॉलन ग्रेन में? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। तो देखिए 2 तरह से एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर जो है पॉलन ग्रेन का, ठीक, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। इसको पिस्टल भी बोलते हैं, इसको कार्पल भी बोलते हैं, ठीक, कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ये तो हम लोग प्रीवियस सेशन में भी देख चुके हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब उसके बाद जब प्रोसेस होगी जिसमें मेल गैमेट निकल कर एग सेल तक पहुंचेंगे तब उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से तरह के फ्लावर्स जो है वो ये बताते हैं कि वहाँ सीड ज़रूर बनेगा
तब जब पॉलिनेटर ना हो। पॉलिनेटर क्या होता है बच्चों? पॉलिनेटर वो मटेरियल है जिसकी मदद से पॉलिनेशन होता है, उसको पॉलिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस तरह के जो फ्लावर है उसमें सीड बनेगा ही बनेगा तब भी जब पॉलिनेटर ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पॉलिनेशन होता है जिसमें क्लिस्टोगैमस, चास्मोगैमस फ्लावर बनते हैं। तो क्लिस्टोगैमस हम कब बोलते हैं? जब फ्लावर पूरी तरह से बंद होता है, ढका हुआ होता है। चास्मो कब बोलते हैं? जब फ्लावर पूरी तरह से खुला हुआ होता है। गैमी का मतलब ही होता है फ्यूजन। और तीसरा है ऑटोगैमस जिसमें पॉलिनेशन खुद से एक ही प्लांट में हो जाता है। और चौथा है एनिमोफिलस। तो बच्चों ये जानते रहेंगे कि कौन सा फ्लावर जब अश्योर्ड सीड प्रोड्यूस करता है पॉलिनेटर ना होने के बावजूद, तो वो चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो तब देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पे फ्लावर्स हैं जो कि सीड बना रहे हैं पॉलिनेटर ना होने के बावजूद। तो बच्चों ये क्लिस्टोगैमस में हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे जब देखिए क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है? फ्लावर बंद है। अब फ्लावर बंद है तो उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो पॉलिनेशन तो तब भी होगा ना। अगर वहाँ पॉलिनेटर की जरूरत है क्या? पॉलिनेटर की जरूरत तो तब पड़ती है जब पूरी तरह से पॉलन ग्रेन खुले हुए हो, मतलब चास्मोगैमस हो। तो यहाँ तो पूछ रहा है ये यहाँ पे सीड बन ही रहा है पॉलिनेटर ना होने के बावजूद, तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस में होगा। फ्लावर पूरी तरह से ढका है तो पॉलिनेटर की तो जरूरत ही नहीं है ना, और तब भी सीड बनेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है किस टाइप में पॉलिनेशन जो है वो एक ही फूल में होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि अगर यहाँ पे एक प्लांट है और उसमें दो ब्रांचेस है, एक में आप फीमेल फ्लावर है, एक में मेल फ्लावर है, तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकल कर दूसरे फ्लावर तक जाता है बट प्लांट एक ही हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। लेकिन जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो उसको हम लोग मतलब सपोज करते हैं कि एक दूसरा प्लांट है जिसमें एक ही फ्लावर में ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो रहा है, तब इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं। तो एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो तो उसको क्लिस्टोगैमी नहीं बोल सकते, ठीक है। एक मिनट, बिल्कुल कह सकते हैं क्लिस्टोगैमी, है ना, विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी होगा बच्चों, ठीक है। एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन अचीव होता है तो बिल्कुल क्लिस्टोगैमी भी हुआ ही होता है कि जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो, बट इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होता है, खुद ही से पॉलिनेशन, ऑटो मतलब खुद से, तो यहाँ पे पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है, ठीक। तो ऑटोगैमी में ये चीज़ हो सकती है। उसमें यहाँ पे एक और टाइप होता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में लेकिन क्या होता है, इस तरह, इसको क्लिस्टोगैमी नहीं कहते, सॉरी, इसको जिटोनोगैमी कहते हैं। ये मैं लगता है ध्यान में था, जिटोनोगैमी लिख दिया क्लिस्टोगैमी, जिटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। एक होता है ये वाला जो है, इसको ऑटोगैमी कहते हैं, और जब प्लांट ही अलग हो तो उसको जेनोगैमी कहते हैं। तो एक ही प्लांट के एक ही फूल में जब पॉलिनेशन हो तो ऑटोगैमी, जब अलग अलग फ्लावर हो, एक प्लांट है लेकिन दो अलग अलग फूल में पॉलिनेशन हो तो जिटोनोगैमी, और जब एक प्लांट का दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन हो तो उसको जेनोगैमी कहते हैं। ये 3 टाइप के यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। तो बच्चों ये जानते रहेंगे यहाँ पे ऑटोगैमी होगा जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। तो इस टाइप को ऑटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है इन नॉर्मल फ्लावर, ऐसा नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस, जो कि अब ये बताइए कि अगर ऑटोगैमी होना है लेकिन अगर पूरी तरह से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओपन रहे, खुले हुए, पूरी तरह से फूल खुला है और जितने रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो खुले में पाए जा रहे हैं, तो क्या उसमें ऑटोगैमी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऑटोगैमी तब होता है जब एक ही फूल में पॉलिनेशन हो। अब यहाँ पे कंडीशन रख दिया है कि फूल तो एक ही है लेकिन अगर इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरह से हवा में एक्सपोज्ड हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये चांसेस बन सकते हैं ना कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकले तो इस पे तो जाए ही, साथ साथ दूसरे भी फ्लावर तक पहुँच सकता है।
तो वही दिया है कि नॉर्मल फ्लावर जो कि ओपन करता है और एक्सपोज करता है किसे किसे, एक तो स्टिग्मा को और दूसरा पार्ट कौन सा बचा बच्चों, एंथर ही तो बचा। तो जो एंथर और स्टिग्मा को पूरी तरह से एक्सपोज करे वहां ऑटोगैमी होना पॉसिबल नहीं है। तो एंथर और स्टिग्मा, तो इसी फिलिंग द ब्लैंक्स में एंथर आ जाएगा क्योंकि यही तो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक एंथर एक स्टिग्मा, है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब यहाँ पे ये जो फ्लावर है पूरी तरह से ऑटोगैमस दिखाएगा और कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये कब हो सकता है ऑटोगैमी में, ये तभी हो सकता है जब फूल बंद हो, है ना। जब फूल बंद है तो कोई भी चांस है क्रॉस पॉलिनेशन का, कोई चांस नहीं है। जब पूरी तरह से ढका हुआ है फ्लावर तो जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो उस फ्लावर के अंदर ही होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तो तब होता है बच्चों जब कोई भी पॉलिन ग्रेन एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर तक जाए, है ना, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब अब ये बताइए कि ये ऑटोगैमस है और कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब चांस ही नहीं बन रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का तो उसमें एक ही कंडीशन आती है कि वो फूल पूरी तरह से बंद हो, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीटली हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्लिस्टोगैमस, मतलब ऐसा फ्लावर जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड है, क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लोज्ड फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो क्लोज्ड फ्लावर में हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, ये चैस्मोगैमस फ्लावर में होता है जो कि ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिस्टोगैमस, तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है ये यूनिट 8 का भी कंप्लीट होता है। एक यूनिट मैंने छोड़ के रखा था, यूनिट 4, उसका सेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आपके लिए ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं जो भी इस यूनिट से रिलेटेड 8 यूनिट से था आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।